हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायद्वीपीय भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट 1 में पढ़ा पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू का हमने उत्पत्ति देखी, उसका भौगोलिक विस्तार देखा। और यह हमारा पार्ट 2 जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू में आने वाले मुख्य चोटियाँ, मुख्य दर्रे, मुख्य मुख्य नदियाँ और कुछ मुख्य शहर, मुख्य पहाड़ियाँ और हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में डिटेल से हम इस पार्ट 2 में जानेंगे। इसके बाद हमारा वीडियो का पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम दक्षिण भारत की नदियों के, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में डिटेल से जानेंगे। मुख्य नदियाँ तो हम इसमें देख लेंगे, लेकिन पार्ट 3 में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियाँ, उनकी ट्रिब्यूटरीज, वो कौन से राज्यों के बॉर्डर का निर्माण करती हैं, किस क्षेत्र से बहती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 जाके देख लीजिए, उसके बाद ही देखिए प्रायद्वीपीय भारत के भूगोल का पार्ट 1, और उसके बाद देखिएगा इस वीडियो को, तब आपके अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के भूगोल का टॉपिक पेनिनसुलर प्लेटू पार्ट 2। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत का यह दक्षिण वाला पार्ट। दक्षिण वाले पार्ट में हमने जैसा पिछली वीडियो में देखा, सबसे नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में है हमारी अरावली की पहाड़ियाँ, जो मुख्यतः राजस्थान वाले क्षेत्र में फैली हुई हैं। उसके पूर्व दिशा में है मेवाड़ का पठार, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बागेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का प्लेटू। ये हमने पिछली वीडियो में समझ चुके हैं इनके बारे में। छोटा नागपुर के प्लेटू के अगर हम ईस्टर्न साइड में और जाएंगे, जो झारखंड का ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे आती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियों के बीच में हमारी यहाँ पे इस क्षेत्र में बहती है ब्रह्मपुत्रा और गंगा का डेल्टा, बांग्लादेश वाला क्षेत्र। और इसके और ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे आता है हमारा शिलोंग का पठार, जहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये वास्तव में हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का ही पूर्व वाला हिस्सा है, उसी का विस्तार है हमारा शिलोंग का पठार। लेकिन बीच में हमारी 2 नदियों ने इसको काट छाट के बीच वाले क्षेत्र को मैदान बना दिया है, लेकिन ये हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेटू का ही। कौन सा पठार? शिलोंग का पठार, जहाँ पे मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। हमने ये देखा पिछली वीडियो में पार्ट 1 में कि कैसे हमने सेंट्रल हाईलैंड को अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और विंध्या श्रेणी में विभाजित किया। कैसे हमने ईस्टर्न प्लेटू पढ़ा, उसमें हमने छोटा नागपुर का प्लेटू, राजमहल की पहाड़ियाँ, गरजात की पहाड़ियाँ, महानदिवेशन और दंडकारण्य के बारे में पढ़ा। एक बार हम मोटा मोटा क्विक रिवीजन इसमें भी कर लेते हैं। यहाँ पे बहती है हमारी नर्मदा नदी। ये देखिए, ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, उसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये है हमारा विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। ये उसके दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत, जो कि हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर भी बनाता है। इन दोनों पर्वतों के बीच में बहती है नर्मदा नदी। यहाँ से ऊपर का ढाल है ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में, और नीचे का ढाल है दक्षिण पूर्व दिशा में। अब आप क्वेश्चन उठाएंगे कि ये जब ऊपर का ढाल ऊपर की तरफ और नीचे का ढाल दक्षिण की दिशा में, तो नदी ऐसे क्यों बहती है? इसलिए बहती है क्योंकि यहाँ पे एक भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होके बहती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होके बहती है। या ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी या तापी नदी, जो इसके नीचे सतपुड़ा के नीचे बह रही है, सतपुड़ा के दक्षिण में ही सतपुड़ा रेंज है, ये पूरी सतपुड़ा रेंज है, या नर्मदा नदी या तापी नदी अरब सागर में क्यों गिरती हैं? क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। भ्रंश घाटी क्या होता है? ये भ्रंश घाटी हम समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा पठार है, पठार वाला क्षेत्र है। इसमें से अगर कुछ पार्ट नीचे धंस जाए, ये रिफ्ट हो जाए नीचे की तरफ, ये नीचे धंस गया है, धसी हुई भूमि, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। ये पूरा पठार वाला क्षेत्र था, उसमें से ये बीच वाली भूमि नीचे धंस गई है, जिसमें से एक तरफ बह रही है नर्मदा, दूसरी तरफ बह रही है ताप्ती। इस तरफ है हमारा नॉर्थ साइड में विंध्याचल पर्वत, और नर्मदा के दक्षिण दिशा में सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा के दक्षिण में
तापी नदी, और दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है हमारी नर्मदा की घाटी है, नर्मदा नदी, और इसे हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, जो कुछ ज़मीन का भाग नीचे की तरफ धंस जाता है। और जब ज़मीन का भाग देखिए ये नीचे की तरफ धंस गया, ये नीचे की तरफ धंस गया, और बीच में ये उठे वाला भाग रह गया। ये वास्तव में उठाओ भाग नहीं है, लेकिन ये दो धंसे हुए भाग के कारण ये उठाओ भाग लग रहा है। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। देखिए ब्लॉक माउंटेन भी हम समझ लेते हैं। ये हमारी नर्मदा नदी बह रही है जिसने एक भ्रंश घाटी बना दी है। ये तापी नदी बह रही है जिसने एक भ्रंश घाटी बना दी है, और बीच वाला हिस्सा वैसे का वैसा ही है। तो अगर आप इस तरफ से देखें या इस तरफ से देखें तो आपको लगेगा कि ये पहाड़ जैसा कुछ है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। माउंटेन के कई टाइप होते हैं। एक होता है हमारा फोल्डेड माउंटेन, ये फोल्डेड माउंटेन जिसका उदाहरण हिमालय है, और दूसरा है हमारा ब्लॉक माउंटेन जो साइड वाली भूमि नीचे की तरफ धंस गई है। तो सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, बार बार इनका जिक्र होता रहेगा, बार बार ये बातें हम करते रहेंगे साउथ इंडिया के ज्योग्राफी में पेनिनसुलर प्लेटू के टॉपिक के अंतर्गत। उसके नीचे हमने देखा ये जो पिंक वाला क्षेत्र है ये पिंक वाला जो क्षेत्र है ये हमने पढ़ा दक्कन का पठार, जिसके अंतर्गत आ रहा था हमारा महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, और ये हमारा तेलंगाना का पठार। उसके और हमने ये भी जाना कि ये महानदी का बेसिन था उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ये सब मैंने पार्ट 1 में डिटेल से बताया, पार्ट 1 जाके देखिए, हम यहाँ खाली रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में था हमारा महानदी का बेसिन। उसके नीचे दंडकारण्य का पठार, जिसे हम बस्तर का पठार भी बोलते हैं। उसके ऊपर छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ पे गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा वाले क्षेत्र में। अब इसके आगे का हम देखते हैं, इसके आगे इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए दक्षिण की पहाड़ियों का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। दक्षिण की पहाड़ियाँ, दक्षिण में क्या होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो हैं एक जगह पे जाके मिल जाते हैं। ये वो जगह है, इधर से पश्चिमी घाट आ रहा है, इधर से पूर्वी घाट आ रहा है, और ये दोनों यहाँ पे आके मिल गए हैं, गांठ जैसा बन गया है। ये एक माउंटेन्स की नोट जैसी बन गई है। तो ये जो गांठ जैसी बन गई इसको हम बोलते हैं दक्षिण पहाड़ियों में, इसको बोलते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे है हमारे कार्डमम हिल्स जो कि केरला का हिस्सा है, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों का हिस्सा हैं। कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। दक्कन का जो पठार है उसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वह देख लीजिए। दक्कन का पठार को हम 2 भागों में डिवाइड करें तो एक उत्तरी दक्कन, एक दक्षिणी दक्कन। उत्तरी दक्कन में आ जाएगा हमारा सतपुड़ा रेंज और महाराष्ट्र का पठार, और दक्षिण दक्कन में आ जाएगा हमारा कर्नाटका और तेलंगाना। कर्नाटका और तेलंगाना, देखिए ये वाला हो जाएगा हमारा उत्तरी दक्कन, और इसके नीचे वाला दक्षिणी दक्कन। ये स्लाइड हमने देख ही लिया है कि रिफ्ट वैली क्या होती है, ये रिफ्ट वैली होती हैं। ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है, और हम चलते हैं मुख्य स्लाइड पे, जिसमें हमें पूरा डिटेल से जानना है सारी पहाड़ियाँ और नदियों के बारे में। पूरा डिटेल से आराम से हम इसको पढ़ेंगे, आराम से इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये पैंजिया से टूट के गोंडवाना लैंड से हमारा हिस्सा आया था, और ये हमारा बना था प्रायद्वीप का पठार। इसमें जो सबसे उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है यह हमारा अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, हम पूरा डिटेल से इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अरावली की पहाड़ियाँ का उत्तर हिस्सा गुजरात जो है, गुजरात वाला क्षेत्र, वहाँ पे एक जगह है पालनपुर। पालनपुर से अरावली की पहाड़ी शुरू होती है, उत्तर की तरफ जाती है और पहुँच जाती है दिल्ली। दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला। अगर आप दिल्ली वाले क्षेत्र में कभी गए हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे एक जगह है मजनू का टीला, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो मजनू का टीला भी अरावली का ही हिस्सा है। तो अब देखिए अरावली कौन कौन से राज्य में जाएगी। अरावली गुजरात से शुरू होगी, राजस्थान का हिस्सा कवर करेगी, दिल्ली जाएगी, और दिल्ली जाएगी तो हरियाणा भी बीच में आएगा। तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इसका विस्तार है, इतने हिस्से में फैली हुई है। अरावली पहाड़ियों की अगर हम टोटल लंबाई देखें तो वह है लगभग 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। ये हिमालय से भी बहुत पुरानी पहाड़ियाँ हैं। ये फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, वलय पर्वत। जैसे मैंने आपको बताया पर्वत 2 तरह के होते हैं, वलय पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो ये फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है।
पुराने काल में ये बहुत बड़े माउंटेन रहे होंगे, लेकिन कालांतर हो गया इनका। कालांतर में धीरे धीरे ये इनका अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ और ये छोटे छोटा घिस गया और अब छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। लेकिन पहले ये बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ रहे होंगे, बहुत ही विशालकाय पहाड़ियाँ रही होंगी। अरावली की पहाड़ियों में एक जगह है माउंट आबू, जो राजस्थान में है। बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और माउंट आबू में ही अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक जो है गुरु शिखर। अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है? गुरु शिखर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरावली का हाईएस्ट पीकर गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू के पास स्थित है। अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। यहाँ पे एक नदी बहती है, बनास नदी। यहाँ पे एक लूनी नदी भी बहती है, वो नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी देखिए एक नदी है बनास नदी, जो अरावली श्रेणी को पश्चिम से उत्तर दिशा में पार करती है या पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है। वो कौन सी नदी है? बनास नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी इस तरह से इसको पार करते हुए चंबल में जाके मिल जाती है। अरावली के अगर हम चलेंगे मध्य प्रदेश की तरफ, इस तरफ को चलेंगे पूर्व दिशा में, तो हमें मिलता है मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले क्षेत्र में मालवा का पठार। मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले क्षेत्र में मालवा का पठार। और यहाँ से निकलती हैं बहुत सारी नदियाँ। हमने जैसे पार्ट 1 में देखा है कि इसका स्लोप है उत्तर की तरफ, तो नदियाँ निकलेंगी तो कहाँ जाएंगी? ऑब्वियसली उत्तर की तरफ। तो यहाँ से निकलने वाली मुख्य नदियाँ जो मालवा के पठार से निकलती हैं वो है हमारी चंबल नदी, काली सिंध नदी, बेतवा नदी और यहाँ से निकलती है सोन नदी। ये है हमारी मालवा के पठार से निकलने वाली मुख्य नदियाँ। मालवा का पठार काली मिट्टी से निर्मित है, काली मिट्टी बेसाल्ट, जो लावा के ठंडे होने से बनी है। और मालवा के पठार के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है। देखिए यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं वो अपर्दन करती हैं, नालीदार अपर्दन। अगर हम मालवा के पठार को ऊपर से देखें तो इसमें ऐसी सी नालियाँ रास्ते बने दिखाई देंगे। ये कुछ इस तरह से रास्ते से बने हुए दिखाई देंगे और इनके बीच से बह रही होंगी नदियाँ। ये नदियाँ इनके बीच से बह रही होंगी। तो ये जो क्षेत्र है मालवा का पठार, ये नालीदार अपर्दन के कारण, नालीदार अपर्दन या गली इरोजन भी इसको बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन भी इसको बोलते हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र में गहरी गहरी नालियाँ बन गई हैं। ऊबड़ खाबड़ हो गया ये क्षेत्र, बहुत ही कटा छटा क्षेत्र प्रदेश बन गया है। और ऐसे कट्टे छटे प्रदेश को हम बोलते हैं बीहड़। बीहड़ आपने नाम सुना होगा, चंबल नदी फेमस है बीहड़ बनाने के लिए। ये पूरा क्षेत्र बीहड़ वाला क्षेत्र है। जो आपने मूवी भी देखी होगी जिसमें डाकू चंबल की घाटी में रहते थे, अब तो नहीं रहते। पहले ये क्षेत्र में पुलिस वगैरह, हमारा प्रशासन नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब तो सब जगह पहुंचने लगा है। तो ये क्षेत्र पूरा बीहड़ वाला क्षेत्र है, बीहड़ वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये सारी नदियाँ करती हैं नालीदार अपर्दन, गली इरोजन। कौन कौन सी नदियाँ हैं? काली सिंध, जो जाके चंबल में मिल जाती है, मालवा के पठार से निकलती है, चंबल नदी और बेतवा नदी, ये सब यमुना की सहायक नदी हैं। ये आप जाके देखिए। गंगा नदी तंत्र जब हमने पढ़ाया है, गंगा नदी तंत्र में हमने डिटेल से पढ़ाया है नदियों के बारे में, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ कहाँ प्रवाहित हो रही है। उसके आगे की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा विंध्याचल पर्वत। यहाँ पे 2 पठार और हैं जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पिछले पार्ट 1 में। यहाँ पे हमारा बुंदेलखंड, बघेलखंड, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हमारा है मेवाड़ का पठार। मालवा पठार के दक्षिण दिशा में है हमारा विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत, ये तीनों श्रेणी को कंबाइंड रूप से ही कहते हैं विंध्याचल पर्वत, लेकिन इसके 3 श्रेणियां हैं, तो इन 3 श्रेणियों के 3 नाम हैं, याद रखिए। विंध्याचल पर्वत, जो पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में ही फैला हुआ है, भंडेर और कैमूर। विंध्याचल, भंडेर और कैमूर श्रेणी। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में बहती है हमारी नर्मदा नदी, जो एक रिफ्ट वैली से बहती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देखिए, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में वाला जो क्षेत्र है, जो हमारा आता है डेक्कन ट्रैप के अंतर्गत, वो है सतपुड़ा रेंज। कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज, जो एक बिलोक पर्वत का भी उदाहरण है।
बिलोग माउंटेन मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ। सतपुड़ा रेंज में 3 रेंज हैं। ये पहले वाली है सतपुड़ा रेंज, बीच में महादेव की पहाड़ियाँ और ये मैकाल की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। सतपुड़ा रेंज जो है हमारा, इसका कुछ हिस्सा गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी आता है, बाकी हिस्सा इसका हमारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाता है। महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ। मैकाल की पहाड़ियों में ही मध्य प्रदेश में एक ज़िला है बैतूल ज़िला, डिस्ट्रिक्ट है बैतूल ज़िला, नागपुर के पास है बैतूल, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। भारत का एकदम मध्य क्षेत्र है बैतूल, बीचों बीच में भारत के। तो वहीं पे है मैकाल की पहाड़ी, और मैकाल की पहाड़ियों में एक चोटी है अमरकंटक पर्वत। ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है, जो ब्लैक से मैंने बनाया है, चोटियाँ हैं। ये अमरकंटक पर्वत से 2 नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं। एक तरी जाती है नॉर्थ साइड में, जिसे हम कहते हैं सोन नदी, जो गंगा में जाके पटना के पास मिल जाएगी, गंगा नदी सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी नदी भ्रंश घाटी से होती हुई जाएगी, जिसका नाम है नर्मदा, जो जाके मिल जाएगी अरब सागर में। अरब सागर में यह खंबात की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। बीच में हमने महादेव की पहाड़ियाँ पढ़ी, तो महादेव की पहाड़ियों में जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है महादेव की पहाड़ियाँ। आपने एक टूरिस्ट प्लेस का देखिए, जो टूरिस्ट प्लेस में बताता चल रहा हूँ वो ध्यान रखिए, याद रखिए। पूछा जाता है कि कौन सा टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है। तो महादेव की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है, सबसे ऊंचा शिखर जो महादेव की पहाड़ियों में है वो है हमारा धूपगढ़। धूपगढ़ी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? देखिए मैंने ए लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यहाँ पे लिखा है धूपगढ़, जहाँ बी लिखा है वो है अमरकंटक। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। मैं जब इसको पूरा मैप लूँगा मैं आपको बताऊँगा स्क्रीनशॉट कब लेना है। तो महादेव की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में एक पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी, जो महादेव की पहाड़ियों का हाईएस्ट शिखर है, उसका नाम है धूपगढ़। और धूपगढ़ के पास ही है एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल, रमणीय स्थल, टूरिस्ट प्लेस पंचगणी। पंचगणी मध्य प्रदेश में मैकाल की पहाड़ियों में स्थित है। उसके अब हमने यहाँ विंध्याचल पर्वत देख लिया, सतपुड़ा देख लिया, भंडेर, कैमूर, ये विंध्याचल का हिस्सा देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं छोटा नागपुर। छोटा नागपुर मुख्यतः कौन से राज्य में मैंने बताया था? झारखंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है अपने खनिजों के लिए, यहाँ से लोहायस्क मिलता है काफ़ी मात्रा में, और हमारा यहाँ से कोयला भी मिलता है, और भी बहुत सारे खनिज यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए इसको हम रूर प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश ऑफ इंडिया। रूर प्रदेश ऑफ इंडिया क्या मतलब हुआ? देखिए यूरोप में 2 नदियाँ हैं, रूर और राइम। कौन कौन सी 2 नदियाँ हैं? रूर और राइम, जो जर्मनी वाले क्षेत्र में बहती हैं और एक प्रदेश का निर्माण करती है, इसे कहते हैं हम रूर प्रदेश। रूर प्रदेश। तो रूर प्रदेश में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, और यहाँ छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो इसको हम रूर प्रदेश ऑफ इंडिया भी कहते हैं। छोटा नागपुर के बीचों बीच से बिल्कुल एकदम सेंटर से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है दामोदर नदी। ये छोटा नागपुर के बिल्कुल बीचों बीच से प्रवाहित होती है, जो तो 2 भागों में बांटेगी। तो एक ऊपर वाला भाग बनेगा जिसे हम कहते हैं हजारीबाग का पठार, एक नीचे वाला भाग बनेगा जिसे हम कहते हैं रांची का पठार। हजारीबाग का पठार, रांची का पठार। दामोदर नदी प्रवाहित होती है बंगाल की, ये जाके मिल जाती है हुगली नदी में। ये देखिए यहाँ पे हुगली नदी गंगा से निकल के एक ब्रांच आ रही है, हुगली नदी में मिल जाती है जाके दामोदर नदी। दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक भी कहते थे, अब नहीं कहते हैं, अब कहते हैं इसको लाइफ लाइन ऑफ बंगाल, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आती थी। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा बरसात वाले क्षेत्र में बरसात भी होती है, और काफ़ी चक्रवात वाला क्षेत्र आता है, तो यहाँ तब भी बरसात होती है इस क्षेत्र में, छोटा नागपुर के पठार में। तो जिस कारण से इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आती थी, और पूरा बंगाल में फ्लड आ जाती थी, बंगाल वाले क्षेत्र में। लेकिन अभी क्या किया, इस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे बांध बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नहरें निकाली गई हैं, खेती होने लगी है, और बिजली भी बन रही है, जिससे बंगाल को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसलिए बंगाल की लाइफ लाइन भी कहते हैं। छोटा नागपुर की पठार के अगर हम थोड़ा सा और ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में, विद इन झारखंड ही, तो हमारी आती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी हिस्सा भी हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी हिस्सा बनाती हैं।
बीच में हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तो ये राजमहल की पहाड़ियों से शिलोंग के पठार को अलग कर देती हैं। शिलोंग का पठार भी हमारा प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। बीच वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी आके भर गई है, तो ये क्षेत्र हमारा काट छाट के मैदान कर दिया है दो नदियों ने। और उसके और पूर्व में जो हमारा इसका ईस्टर्न पार्ट है वो है हमारा शिलोंग का पठार। इसमें शिलोंग में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, इसी नाम की जनजातियाँ, ट्राइब्स इन वाली पहाड़ियों पे रहते हैं। 2 और पहाड़ियाँ यहाँ पे रेगमा और मिकिर, नाम याद रखिएगा, दोनों आसाम में, ये आसाम वाला हिस्सा है, रेगमा और मिकिर। नॉर्थ ईस्ट जो हमने पढ़ाया था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ज्योग्राफी, उसमें हमने इन सब चीज़ों का डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं, डिटेल से हम स्टडी कर चुके हैं। मिकिर और रेगमा आसाम में हैं, गोरा खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया हमारे शिलोंग में आती हैं। शिलोंग नहीं, मेघालय में आती है, मेघालय कैपिटल है शिलोंग, इसे हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार से एक रिवर और निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो उड़ीसा से होती हुई सीधा जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, स्वर्ण रेखा नदी। जब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ेंगे अगले पार्ट में, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। छोटा नागपुर के पठार के नीचे क्या आएगा? देखिए, छोटा नागपुर के पठार के नीचे, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत बन गया है, ये हमारी गड़जाट की पहाड़ियाँ यहाँ आएंगी ऊपर की तरफ। छोटा नागपुर के पठार के नीचे यहाँ पे हैं गड़जात की पहाड़ियाँ, और गड़जात की पहाड़ियों का जो हाईएस्ट चोटी है, गड़जात की पहाड़ियों का जो हाईएस्ट चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी। गड़जात की पहाड़ियों का विस्तार है उड़ीसा, झारखंड और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी आता है गड़जात की पहाड़ियाँ। महेंद्रगिरी इसका हाईएस्ट पीक है। गड़जात की पहाड़ियों के नीचे की तरफ साउथ में हमारा आता है महानदी का बेसिन, ये वाला एरिया है हमारा महानदी का बेसिन। देखिए, ये वाला एरिया हमारा महानदी का बेसिन है। महानदी का बेसिन है, यहाँ पे धान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है, पैदा होता है, 2-2 फसलें होती है धान के साल में, इसलिए इसे हम धान का कटोरा भी कहते हैं। और इसीलिए हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न वाला पार्ट है, इसे हम छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान भी इसी क्षेत्र को कहते हैं। उसके और नीचे की तरफ हम चलेंगे तो हमें मिलेगा दंडकारण्य। क्या मिलेगा हमें नीचे? दंडकारण्य। यह है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, इसे हम बस्तर का पठार भी कहते हैं। ये टीन के लिए फेमस है और झारखंड के दक्षिण वाले हिस्से में है। यहाँ पे घने घने जंगल पाए जाते हैं, रामायण से संबंधित है। आपने सुना होगा एक नाम, काली हांडी। काली हांडी दंडकारण्य के पहाड़ के अंतर्गत ही आता है। तो हम ये ईस्टर्न वाला भाग देख लिया हमारा। हम चलते हैं वेस्ट साइड में, कुछ देख लेते हैं वेस्ट में क्या क्या छूट गया है हमारा, क्या क्या हमने पढ़ना है। देखिए, गुजरात वाले क्षेत्र में है हमारा गिर, जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग हमारा बनाता है गिर की पहाड़ियाँ। गिर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे 2 पहाड़ और हैं, बारदा और मांडव, जो गुजरात में हैं। गिर, बारदा और मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। यहाँ पे हमारा गिर शेर भी पाया जाता है। गिर नेशनल पार्क है यहाँ पे, जिसमें एशियाटिक लोयन पाया जाता है। लोयन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दाढ़ी वाला जो होता है, कि दाढ़ी होती है, वो विशेष प्रकार का शेर है जो सिर्फ यहीं पाया जाता है, इसे हम एशियाटिक लोयन भी बोलते हैं। ये यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। देखिए, ये गुजरात का अर्धचंद्राकार हाफ मून वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र, और जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं कच्छ। गुजरात के 2 हिस्से हैं, ऊपर वाला कच्छ, बीच में कच्छ की खाड़ी, नीचे वाला हिस्सा सौरात और उसके नीचे सौराष्ट्र, और उसके नीचे खंबात की खाड़ी, उसके नीचे है खंबात की खाड़ी। हम कहाँ तक आ गए थे इधर? हम आ गए थे सतपुड़ा रेंज तक, हमने पढ़ लिया था। सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में बहती है हमारी तापी नदी। सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में बहती है हमारी तापी नदी, जो जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, महादेव की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है, और ये नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। लगभग इसको हम देखेंगे तो ये हमारा मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे बहती हुई गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके नीचे हमारा आ जाता है डेक्कन प्लेटू, और डेक्कन प्लेटू में भी ये वाला हिस्सा हमारा आ जाता है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार में जो ये यहाँ पे एक श्रेणी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं अजंता। अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता की पहाड़ियाँ ये सब महाराष्ट्र के अंतर्गत आ रही हैं। उसके और पूर्व में आपको मिलेगा गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ। ये पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन आता है।
तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब नाम याद कैसे होंगे, देखिए आपको नाम याद करने के लिए जीके की बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाती होंगी, लेकिन आप हर चीज़ को याद करने के लिए ट्रिक्स ही याद करने लगेंगे तो फिर आपको ट्रिक्स याद करने के लिए भी ट्रिक्स बनानी पड़ेगी और वो आप सब भूल जाएंगे। इनको याद करने के लिए देखिए 90% तो ये याद हो जाएगा विजुअलाइजेशन से ही। आप इसको मेरे साथ विजुअलाइज करते रहिए, ये जब क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आपको याद आ ही जाएगा और उसके बाद एक बार रिवीजन कर लीजिए, ये अच्छे से याद हो जाएगा। समझना है इसको, रटना नहीं है। तो महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत ये इस वाले क्षेत्र में है अजंता की पहाड़ियाँ, ये गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ और बालाघाट की पहाड़ियाँ। 4 पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई, अजंता की पहाड़ियाँ, गाविलगढ़, हरिश्चंद्र और बालाघाट, ये महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आती हैं। चारों नाम याद रखिएगा। और यहाँ से यहाँ पे है हमारा वेस्टर्न घाट, ये हम वेस्टर्न घाट भी साथ साथ में लेके चलते हैं। शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है गुजरात वाले क्षेत्र से, गुजरात वाले क्षेत्र से आता है महाराष्ट्र का क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र के नीचे गोवा का क्षेत्र आता है। तो इस वेस्टर्न घाट को, जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को, ये पश्चिमी घाट का जो उत्तर वाला भाग है, पश्चिमी घाट का जो उत्तर वाला भाग है, ये पश्चिमी घाट है पूरा, उसका ये उत्तर वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री। ये देखिए मैंने सह्याद्री लिखा हुआ भी है। तो वेस्टर्न घाट के नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते हैं सह्याद्री, जो कि है महाराष्ट्र, मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में, इसको हम बोलते हैं सह्याद्री। और सह्याद्री में ही महाराष्ट्र में यहाँ पे एक हिल्स है जो सह्याद्री की, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट के जो नॉर्थ पार्ट है उसका हाईएस्ट हिल भी है, उसका नाम है कलसूबाई की चोटी। याद रखिएगा नाम, क्वेश्चन बन सकता है कि सह्याद्री की सबसे हाईएस्ट चोटी का नाम बताइए, या पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग की सबसे हाईएस्ट चोटी का नाम बताइए। कलसूबाई कहाँ पे है, ये कलसूबाई है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। उसके बाद इसी में एक और इम्पोर्टेंट चोटी है यहाँ पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही, नासिक के पास, इसका नाम है महाबलेश्वरम चोटी। क्या नाम है, महाबलेश्वरम चोटी। महाबलेश्वरम चोटी, यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है, इसका नाम है कृष्णा। ये कृष्णा ऊपर से गलत बना दिया है, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, कृष्णा होती है महाबलेश्वरम की चोटी से ओरिजिनेट, और इस तरह से बहती हुई चली जाती है। कृष्णा नदी कहाँ चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पे बनाएगी पूर्वी तट पे जाके एक मुहाना। और इसके ऊपर एक और नदी प्रवाहित हो रही है गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 मुख्य नदियाँ देखी हैं अभी के नाम आप याद रखिए, गोदावरी और कृष्णा। दोनों कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, दोनों ओरिजिनेट हो रही हैं वेस्टर्न घाट के महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम जब दक्षिण भारत की नदियाँ पार्ट 3 में पढ़ेंगे। गोदावरी हमने देखा, कृष्णा हमने देखा, दक्कन का पठार, हम वेस्टर्न घाट के बारे में जान रहे हैं। देखिए ये जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला कोस्ट, इसे हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्ट। इस कोस्ट को भी हम 3 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है। जो सबसे नीचे वाला केरला वाला क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं मालाबार तट केरला वाला क्षेत्र है। जो ऊपर वाला क्षेत्र है, जो हमारा गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, उसे बोलते हैं हम कोंकण तट। और बीच वाला कन्नड़ तट या कोमार तट, ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। बीच वाला क्षेत्र जो कर्नाटक वाला है उसे कर्नाटक तट, कन्नड़ तट या कुमार तट भी बोलते हैं। तो हमने इस वाले तट को, हमारे वेस्टर्न कोस्ट को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, कोंकण तट, कन्नड़ तट, कर्नाटक तट या कुमार तट दूसरा वाला, और तीसरा मालाबार तट केरला वाला क्षेत्र। इसी तरह से हमने पूर्वी घाट को भी 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हम कोरामंडल तट, यहाँ से यहाँ तक कोरामंडल तट, और जो उत्तर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार या उत्तरी सरकार। उसके बाद ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चोटी और पड़ती है हमारे सह्याद्री में ही। सह्याद्री जो हमारा वेस्टर्न घाट का नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम सह्याद्री बोल रहे हैं। सह्याद्री में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चोटी पड़ती है कर्नाटक में, इसका नाम है ब्रह्मगिरी चोटी। क्या नाम है, ब्रह्मगिरी चोटी। चोटी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कावेरी नदी। यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी से ओरिजिनेट होती है, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में बहती हुई उसके बाद केरला और तमिलनाडु से होती हुई जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। उसके और नीचे की तरफ जब हम आएंगे, दक्षिण की तरफ जब हम आ रहे हैं अभी इसको पढ़ते हुए वेस्टर्न घाट को, तो वेस्टर्न घाट को पढ़ते हुए हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे जाके एक जगह आती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, केरला वाले क्षेत्र में और
कर्नाटक वाला जो जहाँ पे ट्राई जंक्शन है वहाँ पे एक जगह आती है जहाँ पे आके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिल जाते हैं और पर्वतों की एक गांठ जैसी बन जाती है, नोट बन जाती है। उस जगह को हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी श्रेणी, ऊटी आपने सुना होगा, वो नीलगिरी श्रेणी के अंतर्गत ही आता है ऊटी। ऊटी नीलगिरी श्रेणी में ही है, ऊटी नीलगिरी श्रेणी में ही है। और ऊटी क्या है, ऊटी बहुत ही फेमस है, रमणीय स्थान है, घूमने जाते हैं टूरिस्ट। और साइलेंट वैली, एक यहाँ पे केरला में एक जगह है साइलेंट वैली, वो साइलेंट वैली भी नीलगिरी पर्वत में ही है। साइलेंट वैली भी नीलगिरी पर्वत में, जैसे मैंने बताया नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 स्टेट में है। कर्नाटका, ये कर्नाटका वाला क्षेत्र है, केरला वाला, तमिलनाडु वाला। तो ये जो केरला वाला विस्तार है उसमें साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली इज फेमस फॉर द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए साइलेंट वैली फेमस है। एग्जाम में पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीलगिरी पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है, नीलगिरी श्रेणी की बात कर रहा हूँ मैं अभी केवल, नीलगिरी श्रेणी का जो हाईएस्ट पीक है, ये मैंने ब्लैक कलर से बनाया, उसका नाम है दोडा बेटा। दोडा बेटा, और दोडा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड लार्जेस्ट चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड लार्जेस्ट चोटी दोडा बेटा, और नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट चोटी है दोडा बेटा। उसके और दक्षिण में जब हम चलेंगे तो हमें मिलेगा अनाईमुड़ी। क्या मिलेगा हमें मिलने वाला है अनाईमुड़ी। चलिए अनाईमुड़ी में भी चलते हैं। अनाईमुड़ी कहाँ है, अनाईमुड़ी का कुछ हिस्सा केरला में है मुख्य रूप से, और कुछ हिस्सा हमारा तमिलनाडु में भी जाएगा। देखिए ये केरला वाला क्षेत्र है और ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, 3 पहाड़ियाँ आके मिलती हैं अनाईमुड़ी में। अनाईमुड़ी भी इसको बोलते हैं, अन्नामलाई भी इसको बोलते हैं, अन्नामलाई बोलते हैं या अनाईमुड़ी भी बोलते हैं। तो देखिए ये ऊपर वाला जो नॉर्थ वाली ब्रांच है इस पर्वत श्रेणी की, जो नॉर्थन पार्ट है, यह है हमारा अन्नामलाई श्रेणी। जो नीचे वाला पार्ट है ये है कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ पे इलायची बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा की जाती है। तो ये है हमारे कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ। और जो एक तमिलनाडु की तरफ इसकी ब्रांच चली गई है, जो तमिलनाडु में है, वो है पालनी हिल्स, वो है पालनी हिल्स। और दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामलाई श्रेणी में पाई जाती है, उसका नाम है अनाईमुड़ी। ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया वो ट्राई जंक्शन पे ही है, तीनों पर्वत श्रेणियों के, उसका नाम है अनाईमुड़ी। क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताएं। आंसर है अनाईमुड़ी, सेकंड लार्जेस्ट है डोडा बेटा। तो ट्राई जंक्शन हमने पढ़ लिया, अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी हिल्स। कार्डमम को हम बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ या इलामलय पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। और ये जो पालनी पहाड़ियाँ हैं जो ये तमिलनाडु की तरफ जा रही हैं, आपने एक जगह सुना होगा कोडाई कनाल। अगर आप केरला वाले क्षेत्र में घूमने गए हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है केरला तमिलनाडु में, अगर आप वहाँ पे गए हैं तो कोडाई कनाल एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। वो पालनी की पहाड़ियों तमिलनाडु में ही स्थित है, पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में ही स्थित है। देखिए ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है और नीचे यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी है, इसके बीच में एक गैप है, ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप है। इस गैप को हम बोलते हैं पालघाट दर्रा, इंपॉर्टेंट दर्रा है। अभी 2-3 दर्रे ऊपर और छूट गए हैं, इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे दर्रे हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इस वाले दर्रे को जो मुख्य रूप से केरला में है, इसे हम बोलते हैं पालघाट दर्रा। ये देखिए इधर लिखा हुआ है पालघाट दर्रा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, अगर आपको जाना है केरला से कोयम्बटूर यहाँ है, केरला यहाँ है। अगर आपको केरला से कोयम्बटूर जाना है, केरला का कोई शहर का नाम दे देगा आपको, मान लीजिए त्रिवेंद्रम में दे दिया, या XYZ केरला का कोई भी शहर दे सकता है। वहाँ से आपको जाना है कोयम्बटूर या चेन्नई जाना है, तो आप किस दर्रे से होकर गुजरेंगे? 4-5 दर्रों के नाम दे देगा, बोलेगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। आपका आंसर होगा पाल घाट। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके रास्ते में कौन सा दर्रा आएगा। पाल घाट इंपॉर्टेंट दर्रा। इसके अलावा एक हमारा थाल घाट दर्रा भी यहाँ कहीं है, देखिए थाल घाट दर्रा, ये मुंबई के पास महाराष्ट्र में यहाँ पे है थाल घाट दर्रा। मुंबई वाले क्षेत्र को, कर्नाटक के मुंबई वाले क्षेत्र को इधर नासिक वाले क्षेत्र से जोड़ता है।
क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको जाना है मुंबई से नासिक, आप किस दर्रे से होकर गुजरेंगे? आपका आंसर आएगा थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा कौन से राज्य में है? आपका आंसर आएगा महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र में एक और इम्पोर्टेंट दर्रा है, उसका नाम है भोर घाट दर्रा। ये देखिए यहाँ पे है भोर घाट दर्रा। यहाँ पे पूना है, यहाँ पे है पुणे, यहाँ पे है मुंबई। अगर आपको मुंबई से जाना है पुणे या मुंबई से जाना है चेन्नई, तो आप कौन से दर्रे से होकर गुजरेंगे? आपका आंसर आएगा भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। ऊपर वाला था थाल घाट, नीचे वाला है भोर घाट। नीचे वाला है भोर घाट। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये देखिए तीनों मैंने लिखे हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट दर्रा है नीचे की तरफ, ये बिल्कुल नीचे की तरफ, जो कि केरला में पड़ता है, वो है सेनकोट्टा। बिल्कुल नीचे की तरफ वाला जो पार्ट है, ये हमारे दर्रे का नाम है सेनकोट्टा दर्रा। तो मैंने 4 दर्रे पढ़ाए हैं आपको। थाल घाट महाराष्ट्र में है, भोर घाट भी महाराष्ट्र में है, पाल घाट सेनकोट्टा हमारा है केरला में। बाकी गोवा दर्रा तो आपको पता ही है, वो गोवा दर्रा जो गोवा में ही है, जिससे हम गोवा पहुंचते हैं। सबसे नीचे की तरफ ये जो हमारा जो टिप है, ये जो टिप आ गई नीचे, जहाँ पे ये पूरा इस तरफ से वाला क्षेत्र वेस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेन आके मिल गए, तो एक टिप बन गई, ये टिप बन गई। तो जब ऐसे किसी प्रायद्वीप की टिप बनती है, उसे हम कहते हैं केप, उसे हम कहते हैं केप, केप कहते हैं। और यहाँ ये हमारे यहाँ पे कन्याकुमारी स्थित है, तो ये हमारा जगह का नाम है केप कोरिन, जिसे हम कन्याकुमारी भी बोलते हैं। जहाँ पे 2 भूभाग आके मिल जाते हैं, कोई टिप का निर्माण करते हैं, कोने का निर्माण कर देते हैं, उसे कहते हैं हम केप। आपने अगर आप अफ्रीका, आपको याद आ रहा है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वह है हमारा साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की टिप पे बसा हुआ है केप टाउन, जो कि साउथ अफ्रीका की राजधानी भी है। तो वो जो केप है, यहाँ पे जो केप है, वो एक भौगोलिक संरचना है केप, जहाँ पे 2 तरफ से आके एक टिप बन जाती है भूभाग की, उसे कहते हैं हम केप। यहाँ पे उपस्थित है केप कोरिन, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, केप कोरिन या कन्याकुमारी। उसके बाद हम चलते हैं ईस्टर्न घाट की तरफ। ईस्टर्न घाट की तरफ जब हम चलेंगे, तो ईस्टर्न घाट में देखिए, ये ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका विस्तार। वेस्टर्न घाट का बताइए पहले, तो गुजरात से शुरू हुआ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, वेस्टर्न घाट। ऐसे ईस्टर्न घाट पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ये हमारा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की मुख्य पहाड़ियों को हम पढ़ लेते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पे गड़जात की पहाड़ियाँ थीं, जिनका सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला थी महेंद्रगिरी, जो हमने पढ़ लिया है। उसके नीचे की तरफ आएंगे हम, तो यहाँ पे हमें मिलेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 2 मुख्य पर्वत, ये कटी छटी पर्वत श्रेणियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियों ने इनको काट छाट दिया है, बहुत पुरानी नदियाँ हैं ये। आंध्र प्रदेश में हमें 2 इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ मिलेंगी, नल्लामलाई और पालकोंडा, दोनों आंध्र प्रदेश में। नाम और प्रदेश याद रखिएगा, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है। पालकोंडा आंध्र प्रदेश में मिलेगी, नल्लामलाई भी आंध्र प्रदेश में मिलेगी। 2 यहाँ पे चोटियाँ हैं, श्रेणियाँ बोल लीजिए, श्रेणियाँ हैं नल्लामलाई और पालकोंडा। इसके अलावा तमिलनाडु में भी 3 हैं, पंचमलाई, सेवाराय और जावादी। जावादी, सेवाराय और पंचमलाई की चोटियाँ, ये 5 चोटियाँ यहाँ पे आप याद रखिएगा। फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 2 हैं, नल्लामलाई, पालकोंडा। मैच द फॉलोइंग में ही क्वेश्चन आएगा, कौन सी चोटी किस राज्य में, मिला दीजिए। नल्लामलाई, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, जावादी, सेवाराय, पंचमलाई। जावादी, सेवाराय, पंचमलाई तमिलनाडु में है, और ऊपर तो गड़जात की पहाड़ी हमने पढ़ ही लिया है। तो ये हमने पूरा लगभग प्रायद्वीप का पठार में कुछ नहीं छूटा है शायद। मैं इसको कर देता हूँ जूम इन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने प्रायद्वीपीय पठार हमने पूरा कवर कर लिया है, जिसमें हमने मेन पहाड़ियाँ, मेन दर्रे और मुख्य नदियों को हमने इस वाले सीरीज में कवर किया है पार्ट 2 में। अब इसके बाद हमारा आएगा पार्ट 3। पार्ट 3 में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियाँ, उन नदियों के उद्गम स्थान,
उन नदियों के बहाव क्षेत्र, उन नदियों के किनारे बसे हुए शहर और उन नदियों की सहायक नदियाँ, पूरा डिटेल से हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पढ़ेंगे पार्ट 3 में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट पसंद आया हो तो, ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिए। और मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।